आज के इस नए सेशन में विशिष्ट शिक्षक बन चुके हमारे सभी शिक्षक बंधुओं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, क्योंकि आप 2003 और 2005 में आप लोग जो नियोजित शिक्षक बने थे, उस समय हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन भी नहीं किया था और कहीं ना कहीं आपके जैसे शिक्षकों से ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप हमारे गुरुजन भी हैं, तो सभी गुरुजनों, सभी शिक्षक बंधु और सभी शिक्षक मित्रों को भी, हमारे जो भी साथी शिक्षकगण भी हैं, सभी को हम बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी क्या होने वाली है 8वें वेतनमान के बाद। आज और क्या क्या चीज़ चर्चा करने वाले हैं, देखिए इसमें कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं कि 8वें वेतनमान के बाद फिटमेंट फैक्टर कितने होने की संभावना है, 8वें वेतन आयोग में कितने प्रतिशत सैलरी बढ़ने की अनुमान है। इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। कि 2006 से पहले के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कितना होगा, 2007, 2011, 2013, 2022 के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कितना होगा। इन सभी हाइलाइट्स बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और हम लाइव देखेंगे कि आपकी फिटमेंट फैक्टर कितना होने की संभावना है। और अंत तक बने रहिए कि मैं एक एक लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और आपको यही चीज़ें होने वाली भी है। और उसके बहुत सारे हमने पीडीएफ भी लेके, मैं एक बार उसकी सारी चीज़ें झलक दिखला देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए आपकी टोटल में 2006 से पहले के जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी सैलरी होने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में। देखिए 2007 के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है। देखिए जो 2011 में टीटी शिक्षक है उनकी सैलरी की चर्चा की गई है। 2013 की जो टीटी शिक्षक है उनकी चर्चा की गई है। 2023 में जो छठा चरण के जो तहत जो शिक्षक बने हुए हैं उनके भी सैलरी की बात की गई है। उसके बाद देखिए एक अनुमानित जो एक सरकार का जो डाटा होता है, वो डाटा में जो हमेशा जो एक्वायर्ड जो आपका जो बना होता है, जिसके तहत जो आपकी सीपीसी आती है, वेतन आयोग आता है, उन सभी चीज़ों का देख पाएंगे इसमें हम कि फर्स्ट सीपीसी में आपका मिनिमम सैलरी क्या था, सेकेंड सीपीसी में देखिए 14.2% इंक्रीमेंट हुआ था, थर्ड सीपीसी में, और 8th सीपीसी में कितने बढ़ने की संभावना है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 34.1 ही बढ़ने की संभावना है, इसके पीछे के सारे लॉजिक भी मैं आपको दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं और आपकी सभी चीज़ों का मैं कंप्लीट सारी चीज़ों पे भी चर्चा करने वाला हूं कि आपकी जो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर 2.28 क्यों रहने वाला है, और आपका 2.57 जो है क्यों रखा था 7 सीपीसी में, 7वें वेतन आयोग में क्यों रहा हुआ था। क्योंकि देखिए इस तरीके का हमने देखिए कंप्लीट एक मैंने एक्सपेंडिचर का देखिए कंप्लीट एक्सपेंडिचर का एक मैंने वो डाटा भी लेकर के आया है जो आपके नेट पे अगर सारी चीज़ों पे अवेलेबल है। तो इस तरीके का भी हम लोगों ने डाटा की बात करेंगे। देखिए यहाँ उसके बाद से देखेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीज़ों की चर्चा भी करने वाले हैं। इसमें टोटल कंप्लीट पीडीएफ वगैरह है। इसके बाद देखिए बिहार में जो है आपका 8वां वेतनमान कब लागू होगा। तो ये 7वां वेतनमान कब लागू होने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से तो आपका जो है 8वां वेतनमान सेंट्रल गवर्नमेंट में लग रहा है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों की कब देगी। तो बिहार गवर्नमेंट के इतिहास के अनुसार जो है वो 2006 में कब लागू की गई थी और 2016 में 7वां वेतनमान कब लागू की थी। सभी चीज़ों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए इस तरीके की पीडीएफ हमने सारा लेकर के आया है कि 2016 आपका 16-17 में कब लागू हुआ था 7वां वेतनमान, है ना। ये और भी सारी चीज़ें पीडीएफ आपका कंप्लीट देखिए, और भी सारी चीज़ें हमने फिटमेंट फैक्टर से लेकर के देखिए। यहाँ पे 2005 यानी छठा चरण में क्या बोल रहे हैं कि जो छठा वेतनमान आया था उसमें कब लागू हुआ था। इस सभी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस बने रहना है और मैं देखते हैं कि आगे हम चलते हैं और आगे चलते हैं कि हमने कहाँ तक शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो है हमेशा हमने एक आदत बनी हुई है कि कुछ हम लोग अनकही बातों पे चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि गलतियां भी होंगी और गलत भी समझे जाओगे, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझे जाओगे, यह जिंदगी है जनाब, यह यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसे भी जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ, बहुत ही खूबसूरत एक कहावत के साथ, अनकही बातों के साथ आज के सेशन शुरू करते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मैंने एक टेबल लगा रखा है इस सभी चीज़ों का। तो मैं इसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि देखिए अभी क्या मैं जो भी डाटा मैं लेकर के आया हूं वो मैं 1 अप्रैल 2027 को लेकर के आया हूं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को विशिष्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय लोगों के लिए जो 8वां वेतनमान लागू होगा। लेकिन बिहार सरकार की इतिहास है कि 2006 में भी जब आपका छठा वेतनमान आया हुआ था तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने उसको 2006 में ना लागू करके 2009 में इंप्लीमेंट किया हुआ था। इफेक्ट में कब लाया था 2009 में।
उसके पास उसका लेटर भी है, मैं सारी इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद की जो बात करेंगे तो 2016 में जब 7वां वेतनमान सेंट्रल गवर्नमेंट में आया था, तो 1 अप्रैल 2017 से 7वां वेतनमान बिहार सरकार अपने कर्मचारियों को लागू किया था। उन्होंने घोषणा जरूर कर रखा था कि 1 जनवरी 2016 से लागू होगा, लेकिन उन्होंने इफेक्ट में कब लाया था, इम्प्लीमेंट कब किया हुआ था, तो 1 अप्रैल 2017 से। उस सभी चीज़ों का लेटर भी है, उस गजट में जो लेटर और सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। उन सभी चीज़ों पर आने से पहले हम एक एक बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर नीतीश कुमार की इतिहास देखी जाए बिहार सरकार में, तो होता क्या है कि देखिए यहां पर भी अगर 2026 1 अप्रैल 2026 में यदि वेतनमान लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो बिहार में 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। आप सोचेंगे कि 2026 में कौन, जो भी विकसित राज्य है हमारे बिहार भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात हो गए आपके, महाराष्ट्र, तो वैसे वैसे राज्य जो है आपको 2026 में ही इंप्लीमेंट कर देंगे, वो अपने इफेक्ट में ला देंगे। लेकिन बिहार में जो है इसकी इफेक्ट में आने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं अनुमानित कर लगाता हूँ, एक प्रोजेक्ट एक आदमी एक अनुमान लगाया जाता है कि 1 अप्रैल 2027 से आपका 8वां वेतनमान लागू होगा। तो ध्यान रखेंगे कि चूंकि अभी जो है, अगर हम बात करते हैं कि अभी 1 अप्रैल 2025 की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2025 की, तो 1 अप्रैल 2025 में अगर हम 2006 से पहले के जितने भी नियोजित शिक्षक है जो अभी विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, तो उनका बेसिक कितना है, 30,750। और अभी अभी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक कितना होगा, 30,750 रुपये। अच्छा, अब उस समय तक जो है, जब 1 अप्रैल 2027 की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं 2026 में आपका एक और इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 3% जो है आपका इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो अगर इस इंक्रीमेंट की भी बात चर्चा कर लेते हैं, तो 3% इंक्रीमेंट के साथ 30,750 रुपये के 3% इंक्रीमेंट के साथ 31,672 रुपये बेसिक हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज है कि 2027 में 1 अप्रैल 2027 को आपका 3% इंक्रीमेंट के साथ आपका बेसिक होगा 31,672, विशिष्ट शिक्षक जो 2006 से पहले बन चुके हैं। अब देखिए कि अगर मैं बात करता हूं कि अभी दिसंबर 2024 में आपका जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता है, वो है 53%। तो फिर से जनवरी में कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को अनाउंसमेंट करेगी, तो 4% बढ़ेगी, तो 57% होगा। फिर जुलाई 2025 में 3% और बढ़ेगा, जो कि एनडीए गवर्नमेंट की ये चीज़ है, जो अभी की गवर्नमेंट यही करेगी, 7 से 8% ही इंक्रीमेंट करता है। तो मैं मानता हूँ 3% ही ले, तो 60% हुआ। फिर 1 जनवरी 2026 की बात, ध्यान रखें कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार गवर्नमेंट की विशिष्ट शिक्षक की बात कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2027 को जो है ये वेतनमान बिहार सरकार में लागू होने की संभावना है। क्योंकि अब पिछला जब भी नीतीश कुमार की इतिहास देखी जाएगी, तो हमेशा 1 साल के बाद ही लागू कर पाते हैं। तो अगर मैं 1 जनवरी जो है 2026 की मैं बात करूं, तो ये 4% और बढ़ के 64% जाएगा। फिर जुलाई 2026 में 3% बढ़ेगा, 67% होगा। ये फिर देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2027 को 4% बढ़ के ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, आपकी 71% आपका डीए हो जाएगा, 71% डी हो जाएगा। तो 71% को राउंड ऑफ अगर हम करते हैं तो 70% आपका हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 70% करेंगे तो 31,672 का अगर 70% अगर डीए करेंगे तो देखेंगे ये आएगा 22,170। एचआरए जो है उस समय के 10%, मान लीजिए कि 10% जो कि आपका 5% भी है, 10% भी है, तो मैं 10% एक लगभग पे लेके चलूंगा एचआरए। ध्यान रखेंगे एचआरए मैं 10% के अराउंड में लेके चलूंगा। तो 10% जो 31,672 का जो एचआरए हो गया आपका 3167 रुपये, और मेडिकल 1,000। तो टोटल सैलरी जो आपकी बिना एनपीएस कटौती के 58,009 रुपये होंगे, बिना एनपीएस कटौती का 58,009 रुपये होंगे। अब जो मैटर करता है कि 8वें वेतनमान के बाद जो है आपकी वेतन कितनी होगी। तो अगर मैं 8वें वेतनमान के बाद की बात करते हैं, तो देखिए यदि बहुत संभावना जताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहे। तो देखिए अगर सैलरी इंक्रीमेंट की बात करते हैं, अगर सैलरी इंक्रीमेंट 20% रहा तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा। यदि सैलरी इंक्रीमेंट 34% के अप्रॉक्स रहेगा तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहेगा। अब आप सोचेंगे सर कि आपका 2016 में जब 7वां वेतनमान आया हुआ था तो मात्र 14% सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था। 14% सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद भी 2.57
57 आपका फिटमेंट फैक्टर रहा। क्यों रहा, इन चीजों पे चर्चा करते हैं, जरा इस चीजों पे मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 2000 जो है, अब मैं आपको अगर मैं बात करूं तो 2000 जो, अगर मैं 16 की बात करते हैं, 2016 में जो 14.3% जो है सैलरी इंक्रीमेंट की घोषणा की गई थी। 2016 के 7वें वेतनमान में 14.3% सैलरी इंक्रीमेंट की गई थी। ठीक है, तो यदि बात ध्यान ये भी रखना है कि आपका 31/12/2015 में जो डीए जो था हमारे सभी शिक्षक बंधुओं, उस समय था वो है 125%। तो फिटमेंट फैक्टर का, अगर मैं एफ फॉर फिटमेंट और एफ फॉर फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है, फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि बेसिक प्लस डीए, ध्यान रखेंगे। और ये बेसिक और डीए का समझेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद, जोड़ने का जो आएगा उसका डीए प्रतिशत, जरा समझने की कोशिश करेंगे। डीए प्रतिशत प्लस प्रतिशत सैलरी इंक्रीज, प्रतिशत जो होगा वो सैलरी इंक्रीज। अब बताइए कि बेसिक और डीए, तो मान लीजिए हमेशा क्या होता है कि बेसिक और डीए जो भी होता है उसको हमेशा हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। प्लस डीए कितना बढ़ता है, तो 125% था। तो एक चीज बताइए कि अगर एक का अगर हम लोग 125% लेंगे, 125% लेंगे तो ये हो जाएगा 1.25, 1.25, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हो गया 2.25, और इसका फिर देखिए इसका जो आपका ऐड आया यानी 2.25, अगर इसका अगर हम लोग प्रतिशत सैलरी करेंगे 14.3%, अगर इसकी सैलरी काटेंगे तो लगभग, अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 2.25, और इसको यदि कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा लगभग 32 आएगा, 0.32 आएगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे 0. ये लगभग 57 आ गया, 2.57, और यही आपका फिटमेंट फैक्टर हो गया, यही आपका 2.57। ये 7th सीपीसी का, सेंट्रल पे कमीशन का आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपकी 20% भी सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 नहीं होगा। क्यों, जरा समझने की जरूरत है। क्योंकि यदि मैं मानता हूं कि अभी यहां पे देखिए, यदि चूंकि अभी आपका 57% है और जुलाई में 2025 में आपका 60% होगा, और आपका दिसंबर में ऑलरेडी जो 2026 में आपका जो इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आपका 60% के आसपास ही डीए बनने वाला है। अगर 60% के आसपास से डीए बनने वाला है तो जरा समझेंगे कि बेसिक और डीए को हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। बेसिक प्लस डीए को देखेंगे, यहाँ पे बेसिक और डीए को हम लोग क्या मानते थे, 1 मानते हैं। कुछ भी रहे उसको 1 मानना है। और इस 1 का अगर हम मानते हैं कि 60% लेते हैं डीए प्लस, समझेंगे इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा 0.60, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.60। आप प्लस इस 1.60 का ध्यान रखेंगे। आपका सैलरी मान लीजिए कि अगर 20% बढ़ता है, अगर सरकार कहती है कि हमने सैलरी 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, तो देखेंगे 0 से 0, देखिए मान लीजिए इसको काट लीजिए 5 मरते, 5 से इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 0.32। तो देखेंगे यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा 1.6 प्लस 0.32, तो आपका यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा 1.92। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा जो हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैं कर चुका हूं। आप उस वीडियो को लिंक रहेगा और जाके सर्च भी कर लेंगे इसके, ठीक है, प्लेलिस्ट में देख ले 1.92। अगर हम कहते हैं कि नहीं, अगर सरकार ये घोषणा करती है सैलरी प्रतिशत की कि 34% अगर सैलरी रहा, सैलरी मान लीजिए कि वृद्धि जो 34%, क्योंकि अभी एक पीडीएफ मैंने दिखाया है, देखेंगे अगर हम उस पीडीएफ को दिखाऊं, देखिए अगर यहाँ पे इस चीज़ों की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अगर मैं इस पीडीएफ की बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि 34% जो है आपकी सैलरी वृद्धि होने वाली है। 8th सीपीसी में आपकी टोटल 2.28 होने वाला है फिटमेंट फैक्टर। क्यों, जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी सीपीसी बैठती है यानी कमीशन आयोग बैठती है, आपकी वेतन आयोग बैठती है, वेतन आयोग क्या होती है, आपकी खर्चों को देखती है। देखिए इसमें खर्चे की बात करते हैं तो देखिए इसमें खर्चे की बात करेंगे
तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे चावल आटा में टोटल एक व्यक्ति की बात करता है कि पर डे पीसीयू कितना है, 475 ग्राम। अगर एक व्यक्ति जो चावल आटा मिला के एक दिन में अगर 475 ग्राम खाता है, और मान लीजिए कि उसको 42 रुपये 75 पैसा अगर मान लीजिए केजी है, तो टोटल आपका 3163 रुपये आपका पूरे महीना की खर्चा है किसके, आटा चावल में। तो इस तरीके के सभी देखिए यहाँ पे दाल, रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, जैगरी, फिश, मीट, एग, डिटर्जेंट, ईटीसी, क्लॉथिंग, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, सब लेकर के एक व्यक्ति की मिनिमम जो खर्चा है वो है पूरे महीने की 41,000 रुपये। पूरे महीने की कितनी खर्चा है, 41,000। ध्यान रखेंगे मिनिमम जो है वो है 41,000, समझने की बात है। और अभी जो है, और अभी चूंकि ये मिनिमम है, ध्यान रखेंगे ये मिनिमम है, और अभी जो मिनिमम जो सैलरी है, अभी जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी है, 7th CPC में, नहीं अभी जो है वो कितनी है, 18,000। तो अगर हम इसको अगर इसको दोगुना करेंगे, अगर इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो लगभग ये 2.28 गुना आएगा, लगभग 2.28 गुना आएगा। तो अब ये चीज देखा जाए कि जब ये 2.28 गुना आएगा, तो 2.28 गुना करने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बैठने के लिए 2.28 अगर सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा, अगर इतना गुना सैलरी करना होगा, तो सैलरी को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो 34.1% की बात आती है। अगर मिनिमम सैलरी 41,000 रुपये करना है तो 34.1% सैलरी बढ़ानी होगी। अगर मान लीजिए कि नहीं 1.92 करना है तो आपकी सैलरी यहाँ पे 20% बढ़ानी होगी मिनिमम। जब 20% सैलरी बढ़ेगी तो वहाँ पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर आएगा, यानी आपकी सैलरी 1.92 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की अगर मैं बात करते हैं, तो अगर इस तरीके की सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए अगर उसके बाद भी आपकी सैलरी क्या होने वाली है, जरा समझने की कोशिश करना है कि चलिए अगर हम मानते हैं कि मिनिमम भी गवर्नमेंट अगर बढ़ाती है, मिनिमम भी गवर्नमेंट बढ़ाती है, क्योंकि उतना आपकी महंगाई जो है सर कहीं ना कहीं जितने कर्मचारी संघ है उस चीज़ों की डिमांड भी कर रही है। और मैं इसका एवरेज भी देखेंगे, अगर एवरेज भी देखें तो देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे डीए ज़्यादा था तो यहाँ पे सैलरी थोड़ी इंक्रीमेंट करता, लेकिन अभी डीए जो है बहुत कम दिया गया है, 60% डीए है। तो हो सकता है कि अनुमान किया जा रहा है कि मिनिमम भी 20% सैलरी बढ़ाया जाए। जब मिनिमम भी 20%, देखिए पहले भी देखिए सेकेंड सीपीसी में जो 14.2% बढ़ा है, तीसरा जो सीपीसी आया था तो तीसरा वेतन आयोग में 20.6%, चौथा वेतन आयोग में 27.6%, पांचवा वेतन में 31%, छठा वेतनमान में आपका 54%। तो इस तरीके से देखेंगे तो मिनिमम भी अगर आपका बढ़ता है सैलरी तो लगभग 20% बढ़ेगा। 20% के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर होने वाला है 1.92। तो 1.92 फैक्टर अगर होने वाला है तो उस समय अगर 31,672 रुपये अगर आपकी जो बेसिक रहेगी, तो अगर इसका 1.92 करेंगे तो आपकी बेसिक होगी 60,810 रुपये। कितनी से होगी, 60,810 रुपये। ध्यान रखेंगे जब ये 60,800 जब 10 रुपये होगी तो डीए जो होगा, डीए 4%। आप सोच रहे हैं डीए सर 4% कैसे, तो बिल्कुल 2017 में भी अगर आप लेटर निकाल देखेंगे, अगर हम उस लेटर को मैं दिखाऊं अगर आपको, तो देखिए अगर मैं उस लेटर को दिखाता हूं, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लेटर को दिखाऊं तो लेटर में भी अगर देख पाएंगे, हाँ देखिए ये लेटर में भी देखेंगे तो देखिए कह रहा है कि डियरनेस अलाउंस शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ 4% एज ऑन 1/4/2017। क्योंकि 2016 में 1 जनवरी 2016 को जब 7वां वेतनमान लागू हो गया था, तो लेकिन बिहार सरकार 1 अप्रैल 2017 में लागू किया, तो केंद्र सरकार ने पूरे 2016 में एक बार भी डीए इंक्रीमेंट नहीं किया था, सीधे उन्होंने जनवरी 2017 में 4% डीए इंक्रीमेंट किया। तो उस समय बिहार सरकार को 4% डीए भी ऐड करके देना पड़ा। तो हो सकता है कि जब 2027 में इन्होंने लागू करें तो मिनिमम भी अगर डीए होगा, चूंकि केंद्र सरकार पुनः फिर से डीए बढ़ाएगी, और जब डीए बढ़ाएगी तो मिनिमम भी जो डीए होगा वो 4% होगा। लेकिन अगर बढ़ाना चाहिए तो 2 बार बढ़ाना चाहिए, लगभग 10% डीए होना चाहिए, लेकिन नहीं 10% में मैं 4% भी अगर लेता हूं तो 2432 रुपये आपका डीए हो जाएगा। एचआरए जो होगा 10%, 6,081 रुपये हो जाएगा। मेडिकल जो होगा 1,000। इस हिसाब से आपकी सैलरी होगी 70,323 रुपये, जो पहले की अपेक्षा जो है, पहले जो आपका मिल रहा था, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 58,000 जो 9 रुपये यहाँ पे मिल रहा था आपका, देखिए अगर यहाँ पे देखिए 58,000 जो 9 रुपये मिल रहा था, उस हिसाब से अगर वृद्धि देखेंगे तो 12,314 रुपये की वृद्धि होगी आपकी।
आपके सैलरी में टोटल वृद्धि कितनी होगी 12,300। लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर अगर 2.28 रहे तो बेसिक आपका अगर 31,672 का 2.28 गुना वृद्धि होगा तो बेसिक आपका रहेगा 72,212 रुपये। देखिए फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि बेसिक आपका उतना गुना बढ़ जाएगा, बेसिक उतना बढ़ जाएगा। जो सैलरी प्रतिशत इंक्रीमेंट था तो सैलरी प्रतिशत इंक्रीमेंट से कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ उससे फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि 20% और 34% सैलरी बोल दे तो आप उतना बोले, नहीं, आपका फिटमेंट फैक्टर जो निकलेगा क्योंकि सैलरी प्रतिशत से ही फिटमेंट फैक्टर निकलता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला ही होता है कि प्रतिशत से। देखिए फिटमेंट फैक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया कि बेसिक प्लस डीए, और बेसिक प्लस डीए को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसका डीए प्रतिशत, फिर इन तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसका प्रतिशत सैलरी। तो यहाँ पे जो इसका फिटमेंट फैक्टर निकालने में प्रतिशत सैलरी का यूज होता है। ऐसा नहीं कि आप ही सोचेंगे कि सैलरी हमारा उतना बढ़ जाएगा, नहीं, आपका फिटमेंट फैक्टर उतना गुना हो जाएगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो डीए जो होगा 2828 रुपये आएगा, एचआरए 10% 7221, मेडिकल 1000, तो सैलरी आपकी बनेगी 83,321। देखिए अगर मैं सभी चीज़ों की अब मैंने गणना करें तो देखिए ज़्यादा कर चुकी इलेक्शन है बहुत सारे राज्यों में, और सरकार जो 2016 वाले में भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं, तो सरकार की फजीयत भी बहुत ज़्यादा हुई थी कि अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ी, एनडीए गवर्नमेंट में नहीं। तो हो सकता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.28 रहे, ठीक है। इस बार सैलरी 34% इंक्रीमेंट हुए क्योंकि इसकी डाटा निकल के आ रही है। तो आपकी वृद्धि यहाँ पे वृद्धि कितनी हो जाएगी 25,312 रुपये, जब आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहेगा तब। चलिए तो ये चीज समझ गए। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि अगर 2007 के जो नियोजित शिक्षक होंगे, 2007 के नियोजित शिक्षक होंगे तो उनकी अभी बेसिक क्या है, अभी इस 2025 में बेसिक क्या है 29,850, लेकिन 3% इंक्रीमेंट के बाद 1 अप्रैल 2027 को क्या होने होगा 30,745। डीए जो होगा उस समय के लगभग 70% मैंने माना है 21,521, एचआरए 10% माना 3,074, मेडिकल 1,000, तो सैलरी 56,340 रुपये उस समय होगी 1 अप्रैल 2027 को। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से लेंगे तो ये देखिए 30,745 रुपये का अगर 1.92 गुना करेंगे तो बेसिक आपका हो जाएगा 59,030, एचआरए जो होगा 59,3, मेडिकल 1,000, डीए जो होगा 2,361, इन सबको टोटल ऐड करके हो जाएगा 66,169, जिसमें टोटल बढ़ोतरी आपकी होगी 9,829 रुपये। कितनी हो जाएगी 9,829 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहे तो आपकी टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी 24,570, क्योंकि उस हिसाब से 30,745 रुपये जो बढ़ के कितनी हो जाएगी 70,098। आप हमारे इस लिंक, आपकी इस व्हाट्सअप लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसमें आपको इस टोटल पीडीएफ को मैं भेज दूंगा, और उस टेलीग्राम पे जाकर के इस पीडीएफ को निकाल करके आप देख भी सकते हैं। कंप्लीट सारी चीज़ों को हम आपको वहाँ बताएंगे, वो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो देखिए डीए यहाँ पे 4% करके आपका कितना रुपये 80,910 रुपये होगा, किनका जो 2007 बैच के होंगे जिनकी बेसिक 30,745 है। अगर आपकी बेसिक अगर मान ली कहीं गलत भी हो रहा तो बेसिक अगर आप जो भी होगा बस उसको मल्टीप्लाई कर ले। ध्यान रखिए कि डीए जो है वहां पे शून्य हो जाएगा, तो डीए लेकिन केंद्रीय वेतनमान के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों का शून्य होगा। ये राज्य सरकार हमेशा 1 साल बाद लागू जब करेगी तो उस समय जो केंद्र सरकार अगर एक बार बढ़ा देती, जितनी भी बढ़ाएगी उस समय डीए उस सरकार को देना पड़ेगा। तो 4% डीए के हिसाब से भी लेके चलेंगे तो आपकी जो होगी टोटल सैलरी होगी 80,910 रुपये, जो कि आपका वृद्धि होगा 24,570, जो कि बहुत अच्छी वृद्धि कही जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि 2011 के टीटी शिक्षकों की क्या होगी। तो 2011 के टीटी शिक्षकों की देखिए बेसिक अभी के दौर में कितना है 28,980, उस समय 3% इंक्रीमेंट के बाद कितना होगा 29,549, 70% डीए को लेकर 20,894, एचआरए 10% 2,984, मेडिकल 1,000, तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगी 54,727 रुपये 1 अप्रैल 2027 को आपकी 2011 की जो भी टीटी शिक्षक है उनकी सैलरी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से 8वें वेतनमान के बाद देखते हैं तो उनकी सैलरी होगी 66,333। कितनी होगी 66,333, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी 11,606। अगर मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहेगा तो इनकी सैलरी टोटल कितनी हो जाएगी 77,802 रुपये। कितनी हो जाएगी सैलरी 77,802 रुपये, और वृद्धि कितनी कहलाएगी
आपका 23,075 रुपये, क्योंकि बेसिक उस समय हो जाएगी 67,371, DA 4% के हिसाब से 2694। तो इस हिसाब से आपकी वृद्धि कितनी हो जाएगी? 23,075 रुपये हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। और भी आगे वाली सेशन में, आगे वाले में देखते हैं कि 2013 के शिक्षक जो होंगे, 2013 के जो शिक्षक होंगे उनकी अभी बेसिक क्या चल रही है? 28,140। अगर मान लीजिए कि उस समय बेसिक क्या होगा? 28,984। कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट के बाद? 3, चूंकि हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है बेसिक में, तो उस समय टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी बिना एनपीएस कटौती के 53,170 रुपये, बिना एनपीएस कटौती के, ध्यान रखेंगे। और तो अब मान लीजिए कि 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो टोटल सैलरी हो जाएगी 64,438 रुपये, 64,438। और वृद्धि कितनी हो जाएगी? 11,268 रुपये का। लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.28 रहता है तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 76,334 रुपये, जो कि वृद्धि कितनी हो जाएगी? 23,100, क्योंकि आपकी बेसिक जो होगा वो 66,083 रुपये हो जाएगा। और डीए जो है हमेशा आपका बढ़ते रहेगा, तो कहीं ना कहीं सैलरी एक बहुत अच्छा कर रहा है। और अनुमान भी है कि इस बार गवर्नमेंट जो है आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 देगी। चलिए आगे देखते हैं। 2023 में, 2023 नहीं, ये 2022 है। 2022 में जो छठा जो चरण था, छठे चरण में जो भी शिक्षकों की बहाली हुई थी, नियोजित शिक्षकों की, वो विशिष्ट शिक्षक जब बने हैं तो विशिष्ट शिक्षक में 25,000 रुपये उनका मूल वेतन है, मिनिमम मूल वेतन। बेसिक उनकी 1 अप्रैल 2027 को क्या होगा? एगो इंक्रीमेंट के बाद तब 25,750। तो टोटल सैलरी उनकी होगी विदाउट एनपीएस कटौती का, विदाउट एनपीएस डिडक्शन का 47,350 रुपये। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो ये सैलरी कितनी चली जाएगी? 57,881 रुपये। वृद्धि टोटल कितनी हो जाएगी? 10,531 रुपये, 10,531 रुपये वृद्धि होगी। लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 अनुमान रहे, अगर रहने का अनुमान है, तो ये सैलरी चली जाएगी आपकी 67,929 और आपकी वृद्धि होगी 23,164 रुपये। तो आप लोग सब लोग यही उम्मीद लगा रहे होंगे कि भगवान करे भैया, ऊपर वाले अच्छा करे कि कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दे एनडीए गवर्नमेंट को कि 2.28 आपका फिटमेंट फैक्टर है। 2.28 अगर फिटमेंट फैक्टर है तो सब लोग की मुनासिब सैलरी होगी और बहुत ही खूबसूरत सी सैलरी है, बहुत ही सैलरी अच्छी पैकेज होगी। और अनुमान है क्योंकि बहुत सारे निकले, सारे कर्मचारी के जितने भी संघ है सब लोग एकदम डिमांड पे है, सरकार के साथ बैठकें कर रहे हैं कि कम से कम 2.28 फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए। 2.28 डिमांड आपका 2.86 का है, 3.00 का फिटमेंट फैक्टर का है। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज के हिसाब से इतनी फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाली है, क्योंकि देखेंगे ये जो आपका निकल के आया है प्रोजेक्टेड माने अनुमानित जो है 8th पे कमीशन पे मैट्रिक्स टेबल हाउ मच इंक्रीजेस, कह रहा है कि 8th पे कमीशन में कितना मैट्रिक्स टेबल की इंक्रीज होने की चर्चा है। तो देखिए टेबल्स ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, अगर बढ़ते चले जाएंगे तो इस चीज़ में देखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया कि सबसे पहले जो सेकेंड सीपीसी में 14.2% बढ़ा था, थर्ड सीपीसी में 20.6, चौथा में जो है आपका 27.6, पाँचवा में 31%, छठा में 54% और सेवंथ में 14.29%, तो आठवां में लगभग 34% बढ़ने की अनुमान है। क्योंकि मिनिमम सैलरी की जो चर्चा की गई है वो की गई है 41,000 रुपये। क्यों 41,000 रुपये की चर्चा की गई? मैंने इसके पहले भी बताया कि टोटल इसमें एक व्यक्ति की पर मंथ का मिनिमम खर्च के लिए बताया गया कि मिनिमम भी जो खर्च होगा वो होगा 41,000 रुपये। और अभी जो मिनिमम सैलरी है ग्रुप डी लेवल की, वो है लेवल फर्स्ट की, वो सैलरी है 18,000। तो 18,000 को 41,000 बनाने के लिए लगभग 2.28 से गुना करना पड़ेगा। तो 2.28 फिटमेंट फैक्टर लेने के लिए आपको सैलरी 34.1% आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इतनी प्रतिशत आपकी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जब तक इतनी प्रतिशत अगर इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो आपके 2.28 फिटमेंट फैक्टर नहीं आने वाला है। चलिए और भी हम लेटर जो लेके आए हैं उन सब चीज़ों की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे बिहार के गजट है, बिहार के गजट में देखिए करे कि रिवीजन ऑफ द पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए 24 मई 2017 को ये लेटर निकला हुआ है, एक गजट में आया हुआ है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 से है। तो कह रहे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड पे स्केल्स पे स्ट्रक्चर on the recommendation of the 7th Central Pay Commission with effect from 1/1/2016. The state government wide its resolution number 9701 date 22/12/2016 a pay commission for recommending inter alia a revised
पे स्ट्रक्चर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द 7th सेंट्रल। इसका मतलब 15 मई 2017। इसका मतलब ये हुआ कि 15 मई 2017 को जो है बिहार गवर्नमेंट, जो मैं मोटा मोटी चीज़ें समझा देता हूँ आपको, कि 15 मई 2017 को सरकार ने अपनी घोषणा किया भैया कि उन्होंने अब जो मीटिंग किया भैया कि अब हम लोगों ने अनाउंस करते हैं कि हम लोग 1 अप्रैल 2017 से भी उस चीज़ों की घोषणा करेंगे, जो भी एरियर होगा उस सब चीज़ को देंगे, क्योंकि 1/1/2016 से जो है केंद्र सरकार ने अपना 7 CPC लागू कर चुकी, इफेक्ट में आ गया। इसका अगला लेटर और भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, देखेंगे अगला लेटर में। देखिए कह रहा है कि द रिवाइज पे स्ट्रक्चर शैल कम इनटू इफेक्ट नेशनली फ्रॉम 1 जनवरी 2000। नेशनल राष्ट्र में कितने कब से इफेक्टिवली आ गया है? 1 जनवरी 2016 से। हाउएवर द एक्चुअल पेमेंट्स इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर वुड अराइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। लेकिन बिहार में कब से होगा? 1 अप्रैल 2017 से। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट के डियरनेस अलाउंस शैल बी पेबल एट द रेट ऑफ 4% होने के, कह रहा है कि 4% बढ़ाना है, क्योंकि केंद्र सरकार उस समय 2016 में जब लागू की तो उस समय एक भी नहीं बढ़ाया हुआ था। तो इस तरीके का लेटर होगा, देखेंगे। अगर इस चीज़ के भी देखिए और भी देखेंगे इस लेटर को, देखिए तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हिंदी में भी देखेंगे तो देखिए 1/1/2016 है, 23/5/2017 को लेटर निकला हुआ है, क्लियर। तो दिनांक के पूर्व देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अगर हम बात करते हैं तो देखिए इतने टोटल जो सारी चीज़ें अगर बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर भी आपको लिखा होगा कहीं कहीं 31 वर्षों का पेंशन जो है 2.57 की स्थिर गुणांक से गुणा कर पेंशन राशि के निर्धारण किया जाएगा। 2.57 बढ़ा हुआ था, देखिए। तो यहाँ पे न्यूनतम पेंशन 1/4/2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन प्रति माह होगी। देख रहे हैं 1 अप्रैल 2017 को जो लागू किया गया था, देखिए 1 अप्रैल 2017 की पूर्व की अवधि देख रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 को जो है लागू किया गया था आपका बिहार में। तो अनुमान किया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2027 को ही लागू होगा। 1 अप्रैल 2027 से पहले जो है आपका फिटमेंट फैक्टर नहीं, ये आपका 8वां वेतनमान लागू नहीं होने वाला है। तो इस तरीके के बहुत सारे लेटर और भी होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे भी बात कर 2005 वाले की भी बात करते कि 2005 का भी एक लेटर होगा मेरे पास। अगर 2005 की लेटर की मैं बात करता हूँ, देखिए 2005 का भी कोई ना कोई लेटर हो। तो 2005 में तो ऐसा हुआ था कि 2006 में जब 6ठा वेतनमान लागू हुआ था तो उस समय बहुत सारे आंदोलन हुए नीतीश के गवर्नमेंट में, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया था। 2009 में जाकर के इम्प्लीमेंट किया था और 2009 में जाकर के उसको इफेक्ट में लेके आए हुए थे हमारे नीतीश कुमार। तो इस तरह की अनुमान है कि इस बार का भी जो आपका वेतनमान होगा 8वां वेतनमान, वो 1 अप्रैल 2027 से पहले नहीं आने वाला है। आज की इस वीडियो में कहाँ आपको नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है और आपकी क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है, मैं आपको उस कमेंट का, आपके जवाब का जरूर इंतजार करूंगा। और कुछ नहीं होगा, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत करके इतनी डाटा इकट्ठा करके आया हूँ तो बिना आपके आशीर्वाद का और बिना आपके सब्सक्राइब किए हुए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के आज के वीडियो के लिए थैंक यू, जय हिंद।